केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ लगभग 100 सीटों पर आगे चल रहा है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ 34 के आसपास सिमटता दिख रहा है। यानी केरल से भी लेफ्ट का सफाया होने जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ केरल की नहीं है, ये भारत में सत्ता के नक्शे से एक रंग के मिटने की कहानी है, लाल रंग। उस रंग की जो आज़ाद भारत में हुए पहले आम चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी का रंग था। 5 अप्रैल 1957 का दिन था। तिरुवनंतपुरम में एक 47 साल के दुबले पतले आदमी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। नाम था इलम कुलम मनक्कलम शंकरन नंबूदिरीपा, लेकिन देश और दुनिया उन्हें सिर्फ ईएमएस के नाम से जानने लगी। ईएमएस एक ब्राह्मण जमींदार परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। केरल राज्य 1 नवंबर 1956 को मालाबार, त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर बना था। पहले ही चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने 126 में से 60 सीटें जीती। 5 इंडिपेंडेंट विधायकों के समर्थन से बहुमत बना। यह दुनिया की दूसरी ऐसी सरकार थी जो किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने वोट से बनाई थी। पहली थी सैन मरीनो में, यूरोप के एक छोटे से देश में 1945 में, लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में यह पहली बार था। इस चुनाव का असर देश के साथ साथ विदेश तक हुआ। वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया तो मॉस्को में जश्न मना। ईएमएस सरकार ने 2 काम किए जो आगे चलकर भारी पड़े। पहला, जमीन सुधार कानून, दूसरा एजुकेशन बिल, यानी निजी स्कूलों, खासकर चर्च और नायर सर्विस सोसाइटी जैसे ट्रस्ट के स्कूलों पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाना। टीचर्स की भर्ती सरकारी लिस्ट से होगी, सैलरी सीधे खजाने से जाएगी। बस यहीं से आग लग गई। केरल से सीरो मालाबार चर्च, नायर सर्विस सोसाइटीज, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब एक साथ सड़क पर आ गए। आंदोलन शुरू हुआ। पुलिस फायरिंग में 15 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर ईसाई थे। जायजा लेने के लिए जून 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू खुद त्रिवेंद्रम पहुंचे। ईएमएस से मुलाकात हुई। नेहरू ने ईएमएस से एक सवाल पूछा, इतने कम वक्त में आपने इतने दुश्मन कैसे बना लिए? दिल्ली लौटकर नेहरू झिझक रहे थे, लेकिन उनकी बेटी इंदिरा गांधी जो उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष थी, उन्होंने पिता को मनाया। 31 जुलाई 1959 आर्टिकल 356 लगाकर ईएमएस सरकार बर्खास्त कर दी गई। 28 महीने पुरानी दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार खत्म। यह भारत के संविधान के आर्टिकल 356 का पहला बड़ा दुरुपयोग था। लेकिन कम्युनिस्ट मूवमेंट की कहानी खत्म नहीं हुई। 1964 में सीपीआई 2 हिस्सों में टूट गई। एक रही सीपीआई और दूसरी बनी सीपीआईएम, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। लेकिन असली खेल अब केरल से 2000 किलोमीटर दूर एक दूसरे राज्य में होने वाला था, बंगाल। साल 1977 इमरजेंसी हट चुकी थी। केंद्र में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार बनी। बंगाल में भी असेंबली चुनाव हुए। सीपीआईएम की अगुवाई में लेफ्ट फ्रंट बना। 14 जून 1977 के चुनाव में 294 में से 200 सीट से ज्यादा सीटें लेफ्ट फ्रंट को मिली, कांग्रेस को सिर्फ 20। 21 जून 1977 को 63 साल के एक कम्युनिस्ट नेता ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। नाम ज्योति बसु। बसु एक रईस घराने से आते थे। खुद बसु ने लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन इंडिया लौटकर रेल मजदूरों के बीच काम करने लगे। 23 साल 1977 से 2000 तक अकेले बसु ने 5 विधानसभा चुनाव जीते। उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 2 जीते। कुल मिलाकर लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल में 7 लगातार चुनाव जीते। 34 साल लगातार सत्ता। यह दुनिया की सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली चुनाव से बनी कम्युनिस्ट सरकार थी। बसु की सरकार ने ऑपरेशन बरगा चलाया। बटाईदार किसानों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए ताकि जमींदार उन्हें मनमानी से ना निकाल सकें। बंगला पहला राज्य था जहां पंचायतों के सीधे चुनाव हुए, जून 1978 में। इस मॉडल ने गरीब किसानों, दलितों, खेत मजदूरों के बीच कांग्रेस का जो वोट था वो लेफ्ट फ्रंट की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सीपीआईएम कैडर इतना ताकतवर हो गया कि जिले में कोई भी काम बिना पार्टी की मंजूरी के नहीं होता था। नौकरी, ट्रांसफर, राशन, सब कुछ। लोग तंग आ गए। और फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम। 2006 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने टाटा मोटर्स के लिए सिंगूर में और एक केमिकल हब के लिए नंदीग्राम में किसानों की जमीन लेने की कोशिश की। नंदीग्राम में मार्च 2007 में पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए। इसी आंदोलन से एक नेता राष्ट्रीय स्तर पर उभरी, ममता बनर्जी। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता की तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीती। लेफ्ट फ्रंट 62 पर सिमट गया। 34 साल पुराना लाल किला ढह गया। लेकिन एक राज्य अब भी बचा था, त्रिपुरा। त्रिपुरा में सीपीआईएम ने पहली बार 1978 में सरकार बनाई थी। फिर 1993 से 2018 तक लगातार 25 साल सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट का राज रहा। मानिक सरकार 1998 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके नाम पर अपना घर नहीं था। 3 मार्च 2018 नतीजे आए। बीजेपी को 36 सीटें, सीपीआईएम को 16,
बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री बने। इसके 2 दिन बाद 5 मार्च को त्रिपुरा के बेलोनिया में लेनिन की एक बड़ी मूर्ति बुलडोजर से गिरा दी गई। यह एक प्रतीक था एक युग के अंत का। 2018 के बाद सीपीआईएम के पास सिर्फ केरल बचा था। केरल में भी सत्ता हर 5 साल में बदलती रही है। 1980 के बाद से लगभग हर बार, एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ। 2016 में पिनरई विजयन ने इस पैटर्न को तोड़ा। 2021 में दोबारा जीते। यह पहली बार था कि केरल में किसी मुख्यमंत्री ने लगातार 2 बार वापसी की हो, लेकिन तीसरी बार वापसी मुश्किल थी। 2026 के चुनाव के पहले से ही एलडीएफ पर कई आरोप थे। गोल्ड स्मगलिंग केस, एसएफआई से जुड़े विवाद, बेरोजगारी और कांग्रेस नीति। यूडीएफ अब बेहतर तरीके से एकजुट है। राहुल गांधी खुद वायनाड से सांसद थे और शायद इसलिए आज जो रुझान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि केरल भी फिसल गया। इसी के साथ पूरे देश में लेफ्ट की एक सरकार भी नहीं बची है। लेफ्ट का पतन सिर्फ चुनावी हार नहीं है, ये एक विचारधारा का पीछे हटना है। एक जमाना था जब बंगाल का हर बच्चा होते ही जानता था कि लाल झंडा क्या है। जेएनयू से लेकर जादवपुर तक कैंपस लाल थे। हर मजदूर यूनियन में सीटों का दबदबा था। लेकिन कुछ चीजें बदली। एक जमीन सुधार और पंचायत जैसे मुद्दे जो 1970 के दशक में लेफ्ट के लिए ब्रह्मास्त्र थे, वो पुराने पड़ गए। आज के युवा को रोजगार चाहिए, स्टार्टअप चाहिए, मेट्रो चाहिए। 2 लेफ्ट ने खुद उद्योग लाने की कोशिश की, यानी सिंगूर और नंदीग्राम, तो उनका अपना ही कैडर जमीन देने को तैयार नहीं था। ना उद्योग आया, न किसान खुश रहा। 3, कैडर बेस अब बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया है, खासकर बंगाल और त्रिपुरा में। बंगाल में सीपीआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ता पहले टीएमसी में गए, फिर बीजेपी में। पार्टी बदली लेकिन बूथ मैनेजर वही रहे। 4, ग्लोबली भी कम्युनिस्ट विचारधारा अपील खो चुकी है। सोवियत संघ टूट चुका है। चीन अब कैपिटलिस्ट हो चुका है। तो आज जब केरल में एलडीएफ हार रहा है तो ये सिर्फ पिनराई विजयन की हार नहीं है, ये एक बड़ी लंबी कहानी का शायद आखिरी अध्याय है। 1957 में ईएमएस नंबूदरीपाद से शुरू हुआ सिलसिला 1977 में ज्योति बसु से चरम पर पहुंचा। 2011 में बंगाल में टूटा, 2018 में त्रिपुरा में गिरा और अब 2026 में केरल में शायद आखिरी कील ठुक गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इतिहास में विचारधाराएं कभी पूरी तरह से नहीं मरती। वो सोती हैं, बदलती हैं, नए रूप में लौटती हैं। हो सकता है इस विचारधारा की भी वापसी हो, लेकिन वो अगर मगर की बात है। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि 4 मई 2026 के दिन अगर रुझान सच होते हैं तो भारत के नक्शे से एक रंग सत्ता से गायब हो गया है, लाल। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस कहानी को लिखा था कमल भट्ट ने, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। शुक्रिया।